हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो मैं सेशन में वीडियो लेकर आया हूं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का जीके का 30 और जीएस का 20 टोटल 50 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कल जो मैं वीडियो डाला था उसमें ओनली झारखंड का 40 क्वेश्चन लिए थे और इसी सेट का प्रीवियस सेट का ये आपका जो है सो दूसरा पार्ट है, जिसमें जीके जीएस का आप लोग को 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो टोटल 90 क्वेश्चन होगी आप लोग को, और 20 जो है आप लोग का उसमें मैथ और रीजनिंग है और 20 में कंप्यूटर है। तो टोटल आप लोग का 40 मार्क का छूट रहा है। तो टोटल जो इतना भी क्वेश्चन है सभी को हम लोग कवर कराएंगे। तो आज पार्ट 2 है जिसमें जीके जीएस है। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और वीडियो पर लाभ लेते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी आप लोग को वीडियो डालेंगे जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन, जनरल कंपटीशन के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग उस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। आप लोग वीडियो वॉच नहीं करते हैं, कल जो डाले हैं उस वीडियो का आप लोग देखे नहीं, तो उसका भी मैं लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जा करके उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी फुल वॉच कीजिए, क्योंकि कोई कॉमेडी तो चल नहीं रहा, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है। तो आप लोग को नौकरी चाहिए, जो भी अदर कंट्री हो, जहाँ का अदर स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का हो, उससे नहीं है, सभी स्टेट के लिए जीके जीएस बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए इस सेट को आप लोग देखिए, उसमें जहाँ भी आप लोग को कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। तो चलिए आज के सेशन का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल की मुद्रा है। तो ये जो पूछ रहा है कि नेपाल का मुद्रा क्या है, ये आप लोग को बताना है। पता भी है कि नेपाल की राजधानी कहाँ है, नेपाल का रुपया क्या है, नेपाल में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए ये सभी चीज़ को अब मैं जिक्र कर देता हूँ। पहले तो ये बता दीजिए कि नेपाल का मुद्रा जो है ये रुपया है। ऑप्शन ए आपके लिए बिल्कुल सही जवाब है। और ये सब जितने भी है, ढाका है, रुपया है, डॉलर है, किस किस देश का है कमेंट्स कीजिए, क्योंकि और मुद्रा वाला जितने भी है सब आप लोग याद कर लेंगे। तो जहाँ तक नेपाल में है, तो नेपाल का जो है सबका जो राजधानी है ये है काठमांडू। ये आप लोग को पता है, नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। और वहाँ का जो है सबसे प्रसिद्ध चीज़ है पशुपतिनाथ मंदिर। वहाँ पे पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो सबके लिए प्रसिद्ध है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पशुपतिनाथ की मंदिर, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेपाल का राजधानी काठमांडू, काठमांडू लोग इसलिए जाता है, वहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए। भारत म्यांमार कब अलग हुआ। भारत से जो म्यांमार है ये कितने ईस्वी में अलग हुआ था, ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया है, उसका सही उत्तर हो जाएगा 1937। ऑप्शन डी डी जो है बिल्कुल सही है कि म्यांमार जो भारत से अलग हुआ था 1937 में। तो कुछ मुख्य बात है उसको भी याद रखिए। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, नए पिताब है। नए पिताब बिहार की जो म्यांमार की राजधानी है, उसकी मुद्रा क्या है, क्यात है। और उसकी भाषा क्या है, तो उसका भाषा है बर्मी, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने नवरत्न यानी सीपीएसई का दर्जा दिया गया। किस मई 2023 की बात कर रहा है, तो उसमें किसको दर्जा मिला था ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा रेल विकास निगम लिमिटेड। किसको, रेल विकास निगम लिमिटेड को सीपीएसई का नवरत्न का दर्जा मिला था, है ना। क्योंकि ये भारत सरकार जो है स्वीकृति के बिना 1,000 करोड़ रुपये तक का निवेश जो है वित्तीय हेल्प दी थी उसको। और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रेल विकास लिमिटेड को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में RVNL बोला जाता है, उसको भी आप लोग रेलवे विकास निगम लिमिटेड RVNL को स्थिति को जो है ये सीरीज 1 में मिनी रत्न से नवरत्न का जो है सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम में अपग्रेड किया है। तो उसको आप लोग याद रखिएगा, कब किया, तो मई 2023 में। उसको पहले क्या था, वो पहले मिनी रत्न में था, अभी नवरत्न में उसको जो है सो अपडेट कर दिया गया है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निरसा इसरो तथा अन्य किस निरसा इसरो तथा अन्य किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित के एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो ये जो है कौन सा देश है इसके बारे में पूछ रहा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो है बिल्कुल आपका सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा।
और उससे जुड़ी हुई कुछ है। नासा जो है आपको, निसार जो है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो जो है, संयुक्त रूप से एक विकसित कर पृथ्वी का अवलोकन किया था, जो सब के आकार यानी सब आकार के उपग्रह का 1 महीने के अंत में एक विशेष कार्गो कंटेनर उड़ान में भारत भेजा जाएगा। ये कार्गो कंटेनर उड़ान से कहाँ भेजा जाएगा? भारत। और इसी साल यानी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से बाहरी अंतरिक्ष लॉन्च करने का जो है कुछ उम्मीदें जता रहे हैं। उसको भी आप लोग सुनिए, याद रखिए, ठीक है? सुनिएगा, बहुत याद होगा आप लोग को, याद करिए, क्योंकि सभी स्टेट के लिए जनरल कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग के लिए आता रहेगा सुनने से। जितने भी क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, सब आप लोग आराम से उसको सुनिए, फिर अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान क्या है? तो विश्व की बात हो रहा है, तो वर्ल्ड में सबसे अधिक बोलने वाला की भाषा में हिंदी का स्थान जो है, ये आपका कौन सा स्थान है? आप लोग कमेंट्स में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है उसको भी जान लीजिए। एथेनॉल, एक होता है एथनोलॉग। एथनोलॉग का एक कमेटी होता है जो 2021 में एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली प्रथम भाषा थी अंग्रेजी। याद रखिए, प्रथम में क्या था? अंग्रेजी था। दूसरे बोले जाने वाली भाषा में से नाम रखा था उसका मंदारिन, और तीसरे में हिंदी, और चौथा में स्पेनिश। चौथा में कौन है? स्पेनिश है। उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन की शुरुआत किस देश में हुई है? तो आप लोग को लगता होगा कि ये जो है विश्व में चालक रहित, उसमें ड्राइवर नहीं रहेगा, ऐसा ट्रेन जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़े, तो वो किस देश ने शुरू कर रहा है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जापान। जापान जो है वैसा ट्रेन का शुरुआत करने जा रहा है जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगा। तो ये जर्मनी में एक हैम्बर्ग शहर है जहाँ पर बिना ड्राइवर के संचालित ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। तो जर्मनी के किस शहर में? तो हैम्बर्ग शहर में। उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु का सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो गुप्त काल में किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में सोने की धातु का प्रयोग किया गया था। और उस समय सोना की मुद्राएं जारी की जाती थी, जिसे उसको हम लोग दिनार बोलते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अमुक्त माल्यद का लेखन किसने किया था? ये जो अमुक्त माल्यद है उसका लेखन किसने किया था? कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का राय या हरिहर राय? तो कमेंट्स में बताइए। उसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय के द्वारा ये अमुक्त माल्यद का लेखन किया गया था। ये अमुक्त माल्यद जो है एक पुस्तक का रचनाकार है जो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने किया था। कहाँ के शासक थे? विजयनगर के थे। और उसका पुस्तक किस भाषा में था? तो ये भाषा तेलुगु में भाषा में लिखा गया था ये पुस्तक, है ना? उसको भी आप लोग याद रखेंगे। और उनका जो है भारत के प्राचीन इतिहास के आधारित पुस्तक में एक वंशा चरित्र वाली जो है तेलुगु के साथ साथ संस्कृत में भी मिलती है। ये दो भाषा में मिलता है, एक तेलुगु में, एक संस्कृत में। संस्कृत में जो बुक मिलती है ये एक वंश चरित्र का वर्णन उसमें भी है संस्कृत वाला में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले के द्वारा ये सत्य शोधक समाज की जो है स्थापना की गई थी। ये ज्योतिबा फुले है क्या? ये कब किया था? तो ज्योतिबा फुले जो है 1873 में किया था। उसको आप लोग याद रखेंगे। 1873 में ये जारी किया था। और इसमें उन्होंने पुस्तक में जो गुलामगिरी के अपने संगठन में सत्यशोधक समाज का जो है पंखुड़ियों और उनके अवसरवादी ग्रंथों के जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर भी ज़्यादा बल दिया है। उस पुस्तक में कौन कौन सी पर बल डाल रहा है? जितने भी पखंडियों थे और जितने भी अवसरवादी है, और उसमें जो धर्म ग्रंथ है उनके जितने भी जाति की रक्षा के लिए भी इसी सत्यशोधक समाज पर जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राजस्व एकत्र करने का
अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी। अब बताइए कि भारत में जो राजस्व एकत्र करने की अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू की थी, ये बोल रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कब किए थे? 1773 ईस्वी में, याद 1793 सॉरी 1793 ईस्वी में ये शुरू किया था, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। और 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो अस्थाई बंदोबस्त शुरू हुआ था, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसका एक नाम है ईस्ट मराड़ी बंदोबस्त। उसको हम लोग ईस्ट मराड़ी बंदोबस्त भी कह सकते हैं, अस्थाई बंदोबस्त को। उसको भी सुन के आप लोग याद, इतना चीज लिखना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इसको देख लीजिए कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, इसके बारे में पूछ रहा है आप लोग को। ये गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें नहीं रखी गई थी? तो गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में कौन सी शर्तें नहीं रखी गई थी, ये पूछ रहा है। तो इसमें 4 शर्त हैं। नमक टैक्स हटाना है ना, कानूनी तौर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना। क्या पहला ए जो है आपको शर्त लग रहा है ये रखा था? बी में है खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना। सी में था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना। तो क्या लगता है आपको इसमें सही उत्तर क्या होगा? कमेंट्स में बताइए। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो आपका गलत था, खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये वहाँ जो है गलत साबित हो रहा है। गांधी इरविन समझौता में खादी उत्पादन पर टैक्स हटाने की शर्तें नहीं रखी गई थी, सिर्फ जो है अन्य 3 शर्तें रखी गई थी। गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था? तो ये गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। उसको आप लोग याद रखिए, 1931 को, ठीक है, याद रखिएगा। पूछ देगा गांधी, ये जो है खादी उत्पादन टैक्स जो है ये शर्तें गलत है, बाकी तीनों शर्तें सही है, उसको आप लोग याद रखिए। बोल रहा है कि बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया का आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो गेटवे में जो है बॉम्बे में जो गेटवे ऑफ इंडिया का आधारशिला जो है ये रखा गया था 1913 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिए। और ये जो है ब्रिटिश राज के निर्मित एक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण ब्रिटेन राजा जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी ने मुंबई के आगमन के अवसर पर उन्होंने सम्मानित करने के लिए बनाया था। याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था? तो ब्रिटिश राज के जो ऐतिहासिक स्मारक इसलिए बनाया गया था, वहाँ पर राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी जो मुंबई आगमन की थी, उसके अवसर पर सम्मानित के लिए गेटवे ऑफ इंडिया भारत में प्रवेश रखा गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया को भारत में क्या किस नाम से जानते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया को, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग था, ये पूछ रहा है। तो ये मूल अंग था किसका? तो याद रखिए गोंडवाना लैंड का। किसका था? गोंडवाना लैंड का था, उसको आप लोग याद रखेंगे। ये गोंडवाना लैंड का भाग था। और ये जो है पेनेजिया नामक जो है भूखंड का विभाजन 2 बृहद स्थल खंडों से किया था। उत्तरी खंड में जो था अंगाड़ा लैंड और दक्षिणी खंड में था आपको गोंडवाना लैंड। याद रखिएगा, अंगाड़ा लैंड जो है ये दक्षिणी, अंगाड़ा लैंड कहाँ है? ये है उत्तरी खंड में, ये है आपको उत्तरी खंड में, उसको आप याद रखेंगे। और ये जो है आपको दक्षिणी खंड में है, दक्षिणी खंड में है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उसको भी आप लोग याद करिए कि मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाया गया झील, सबसे बड़ी झील का नाम है, क्या बताना आप लोग को? तो इसका गोविंद सागर झील जो है ये एक मानव निर्मित झील है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है ना। जो आपको ये मानव निर्मित झील है, भाखड़ा बांध के पर ये स्थित है गोविंद सागर, जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। किस बांध पर है?
तो भाखड़ा बांध पर है गोविंद सागर झील, उसको याद रखिएगा। केरल, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल में साइलेंट वैली नीरव घाटी, एक केरल में क्या है, साइलेंट वैली नीरव घाटी है में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो ये साइलेंट वैली नीरव घाटी में जो एक वन है, ये किस प्रकार का वन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो उसका सही जवाब होगा इसका होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये है ना, केरल में स्थित है ये, और ये नीरव घाटी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रबी फसल में के मौसम में भारत निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? तो रबी फसल के समूह में क्या क्या आता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो रबी फसल में आता है गेहूँ, सरसों और चना, ये सभी गेहूँ, सरसों, चना, ये सभी क्या है, आपको रबी फसल है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिए। और जितना भी है फसलें तीन समूह में है, एक रबी फसल, खरीफ फसल और नकदी फसल। तो नकदी फसल जो जब ये उपजाता है, तिलहन सामान सब होता है, जिसको उपजाए बाजार में बेच दिए, ये सब नकदी फसल में आता है। चावल, मक्का, पटसन, कपास, बाजरा, ये सब सभी खरीफ फसल है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जितना भी चावल, मक्का, पटसन, कपास, बाजरा, ये सब क्या है, खरीफ फसल है। रबी फसल में गेहूँ, सरसों और चना की खेती होता है, वो सबको याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई जो है ये संबंधित है आपको पेट्रोलियम से, इसको याद रखिए, ये पेट्रोलियम से संबंधित है मुंबई हाई, है ना। ये जो है अब अरब सागर के महाद्वीप में शेल्फ पर स्थित एक तेल क्षेत्र है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। मुंबई हाई क्या है, ये पेट्रोलियम से संबंधित है, कहाँ पर है, अरब सागर महाद्वीप के शेल्फ पर ये स्थित एक तेल क्षेत्र है, उसको याद रखिए। इसके बाद है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, ये बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स जो है कि मुख्य विशेषताएं कौन सी है, 4 विशेषताएं दिया है, इसको आप लोग बताएंगे। स्थानीय फूलों, पौधों और जुड़े खतरे, वनस्पति जीव विविधता, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, विविध जीन कुंड की उपलब्धि। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कुछ प्रजाति की फिलहाल जो है विलुप्तता की स्थिति जो है, यही जो है आपको बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स का मुख्य विशेषता है ना, उसको आप लोग याद रखेंगे। ऐसे स्थान ये का है कुछ, जो आपको ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको स्थानीय जाति का अधिकांश जीव नहीं पाया जाता है, और ये जो हम लोग अवकाश बिना जीव जातियों की जो अस्तित्व है ये धीरे धीरे मिटते जाता है, और ये हॉटस्पॉट्स के जरिए हम लोग इस कारण के प्रजाति को विलुप्तता को कगार पर हैं। और ये जैव जो विविधता हॉटस्पॉट्स की अवधारणा जो है ये कब आया था, तो 1988 ईस्वी में, किसके द्वारा, तो ये है नार्मन मारियस के द्वारा, नार्मन मारियस द्वारा 1988 में ये हॉटस्पॉट लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 1988 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये आप लोग याद रखिए, नार्मन मारियस, है ना, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो राजकोषीय नीति का संबंध जो है सरकार के आय व्यय से है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है सर्वप्रथम आपको दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कब लगाया था, तो 1868 में लगाया था, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। 1868 में भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमानन दादा नौरोजी ने लगाया था। वह अपनी पुस्तक में है प्रोडक्टिविटी एंड यूनिवर्सिटी रूल्स ऑफ इंडिया का जो है ना, ये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताई थी, है ना। और राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक की जनगणना जो है डॉक्टर B.K.R.B. राय ने किया था, है ना, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक जनगणना किसने किया था, तो डॉक्टर B.K.R.B. राय ने किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन अकाउंटिंग्स का अर्थ है, ग्रीन अकाउंटिंग का क्या अर्थ होता है, कि आकलन के ध्यान रखते हुए देश के राष्ट्रीय आय का मापना। तो इसका जो है सही उत्तर क्या होगा, ये राष्ट्रीय अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है, तो ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ होता है कि आप लोग
उसको देखिए, प्रदूषण का ये जो होता है ग्रीन अकाउंटिंग होता है, इसका राज है प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति। इससे उसका जो है आकलन है, ठीक है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था। तो ये जो है किस पंचवर्षीय योजना का भी जो है मेरे इस वीडियो पर जाइए, वीडियो सेशन में देख लीजिए। प्रत्येक में मैंने बहुत सारा वीडियो 75 कम से कम 80 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें आप लोग को लगभग सब जो है जीके जीएस पकड़ा जाएगा, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं है तो कहाँ से पकड़ाएगा। तो आप लोग छोटे छोटे चैनल वाले को इग्नोर करके चलते हैं। ये लोग इतना मेहनत करता है, उतना तो सपोर्ट आप लोग का भी बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना के मानव विकास के सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था। तो आपका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहली, दूसरी, 8वीं या 9वीं, तो किस पंचवर्षीय योजना में आया था आप लोग ऑप्शन में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव का जितने भी विकास का जो है ये जो है वर्णन इसी में किया गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का प्रयोग नहीं किया गया है। तो किस व्यक्तित्व का प्रयोग नहीं किया गया है, तो उसमें संघीय व्यक्तित्व का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। और ये अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत के राज्यों के संघ को घोषित भी किया जाता है। इसको भी भारत के राष्ट्रीय संघ को अनुच्छेद 1 में दिखाया गया, ठीक है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो उसका 4 ऑप्शन है, आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ के कमेंट्स में आंसर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ये जो है आपको संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के मूल अधिकार के रूप में नहीं लिया गया है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन के अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है। तो ये कितने समय बढ़ाता है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल या 3 साल। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 साल। अगर आप उसको तो 6 महीने में अगर संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन लगा देता है तो उसको आप लोग अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जाता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज जो है आपको ये जो है आपका सत्ता विकेंद्रीकरण पर ये आधारित है। सत्ता का विकेंद्रीकरण जो होता है उस पर आधारित है कौन, पंचायती राज का सिद्धांत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो उसका जो रचनाकार है उसका नाम है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये डॉक्टर थॉमस मैथ्यू जो है ये जो है आपको रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी रतन टाटा की जीवनी पर उसको जो है, जिसे इन्होंने पूर्व आईएएस अधिकारी क्या थे, पहले ये एक आईएएस अधिकारी थे कौन, थॉमस मैथ्यू ने लिखा था। और ये जो है ब्रिटिश पब्लिशर है, कौन है, ब्रिटिश पब्लिशर, जो भारत को इतिहास का सबसे बड़ी नॉन फ्रिक्शन डील साइन करते हुए उसे छापने का अधिकार प्राप्त किया है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश, देखिए ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले प्रथम भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन थे। इसमें 4 ऑप्शन है, रजत भाटिया, परवीन तांबे, उन्मुक्त चंद और अजीत चंदिला। तो आप लोग को सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद जो है ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश के लीग को खेलने में प्रथम भारतीय पुरुष क्रिकेटर थे, उसको भी आप लोग को याद रखना है। ये जो है आप लोग को उसके बारे में कुछ पता है तो बता दें। ये भारत में साल 2012 के अंडर 19 विश्व कप में एक चैंपियन बनने वाले कप्तान उन्मुक्त चंद मेलबर्न जो थे रेनेगेट्स के टीम के सदस्य थे, उसको भी आप याद रखेंगे। रेनेगेट्स टीम के सदस्य कौन थे, उन्मुक्त
चंद मेलबर्न, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। किस ईस्वी में था बता दिए, 2012 अंडर-19 विश्व कप में कप्तान के रूप में थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार सामुदायिक विकास योजना एक प्रक्रिया संपूर्ण समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के परिस्थितियों को उत्पन्न करती है जो पूर्ण रूप से समुदाय प्रेरणा पर निर्भर करता है। तो 4 योजना आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ, नीति आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, ये आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। सामुदायिक विकास योजना का जो परिभाषा किसमें है, संयुक्त राष्ट्र संघ में है। और यह योजना के अनुसार यह जो है स्वयं को ग्रामवासियों को आयोजित तथा क्रियान्वित किया जाता है और इस अनुदान को आत्मनिर्भर कार्यक्रम के लिए सरकार तो केवल तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करती है, उसको भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन पाया जाता है। ये झारखंड से क्वेश्चन था। झारखंड में वन बहुत है क्योंकि उसका नाम ही है झारखंड, आप लोग जान गए होंगे। उसमें वन का प्रतिशत आप लोग को पूछा जा रहा है। तो झारखंड में कुल जो क्षेत्रफल है वन का, ये है आपको सही जवाब आप लोग को पता है तो कमेंट्स करिए, नहीं तो मैं बताऊंगा। इसका है 29.76%, यानी 29.76%, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। और ये जो है ये आपको 2021 के वन रिपोर्ट जो है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2021 के अनुसार 29.7 यानी 76% जो है वन। झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है पश्चिम सिंहभूम है, उसको भी याद रखिए। जबकि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला अगर क्षेत्र में चले जाएगा, क्षेत्रफल से बोलिएगा तो क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। अगर ये पूछ दे कि जिला कौन सा है, तो ये जिला में जो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला जो है लातेहार है। और क्षेत्रफल एवं प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड में सबसे कम वन जो है जामताड़ा में पाया जाता है, उसको भी आप लोग याद रखिए। एक क्वेश्चन से आप लोग अन्य क्वेश्चन सुन करके याद रख करते हैं, आँख मुनिए, स्मरण कीजिए, पहले पढ़िए, सुनिए, क्योंकि आप लोग के एग्जाम अब जो अभी देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीएस। जीएस में जो है 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये भी पूरे इत्मीनान से पढ़िए। जब को पढ़ रहे हैं तो समय दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा कितने भी घंटा का वीडियो, क्योंकि आपके जीवन से रिलेटेड है। बार बार तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, नौकरी के बाद थोड़े कोई पढ़ता है, अभी तो आप लोग को पढ़ना है। तो थोड़ा सा जो भी भाई जुड़े हुए हैं मेरे फ्रेंड्स लोग, सभी पढ़िए आराम से। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता है, ये पूछ रहा है। तो वायुमंडल का तैरने का कारण है उसका निम्न घनत्व। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इसका जो है वायुमंडल क्यों होता है, ये बादल का निर्माण वायुमंडल में स्थित जलवाष्प के संघनन से होता है और ये संघनित जलवाष्प जल के छोटे छोटे कणों में बदलता है और जिसके कारण ये भारी कमी आ जाती है और उसी कमी के चलते बादल जो है वायुमंडल में तैरने लगते हैं निम्न घनत्व के कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आकाश किस कारण से नीला होता है। ये तो आप लोग को पता होगा, 9th-10th में भी आप लोग पढ़े होंगे जो आकाश नीला क्यों होता है। तो आकाश नीले का कारण है उसका जो है आपको वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश का लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, ये प्रकीर्णन के कारण ही हम लोग के जो है वायुमंडल में प्रकाश जो है नीला दिखाई देता है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। क्यों नीला दिखाई देता है, तो उसमें जितने भी वायुमंडल में उपस्थित जो गैस है उसके अणु और धूलकणों को प्रकीर्णन होता है और नीले रंग का उस पर फैलाव होता है। इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अल्फा बीटा तथा गामा का भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में किस क्रम में होती है। कौन हो पहले, अल्फा आएगा कि बीटा आएगा, गामा, किसका भेदन क्षमता कैसा है। तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता तो गामा की होती है, पहला तो गामा ही आना चाहिए। तो आप लोग इस तरह से देखिए, पहले गामा फिर बीटा फिर अल्फा, है ना। उसके बाद सबसे भेदन क्षमता कम अल्फा का होता है, सबसे ज़्यादा गामा का होता है। तो आपका हो जाएगा अल्फा बीटा
सॉरी गामा बीटा अल्फा, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए सबसे ज़्यादा बेजन क्षमता गामा का होता है, तो पहले तो गामा होगा, उसके बाद कौन होगा, तो गामा पर से होगा पहले गामा, फिर आ जाएगा यहीं पर देते हैं अल गामा बीटा और अल्फा, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो रेडियो तरंग का संचरण के लिए वायुमंडल का स्तर क्या है ये पूछ रहा है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका आयन मंडल। ये आयन मंडल से जो है रेडियो की तरंग का जो है ये होता है। आप वायु क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयोजन मंडल, 5 परत होता है वायुमंडल का, वो सभी आप लोग ज्योग्राफी में आराम से पढ़िए, तभी तो क्वेश्चन बना पाइएगा। जितने भी ल्यूसेंट में ज्योग्राफी है, जितने सब्जेक्ट है, सबको पढ़ डालिए एक बार डिस्क्रिप्शन को, फिर आप लोग शॉर्ट पढ़ने में एमसीक्यू में बड़ी मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में मथने पर क्रीम निकल जाता, अलग हो जाता है, इसका कारण बताना होगा आपको। तो उसका कारण है जो है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल के कारण जो है दूध में मथने से क्रीम जो है बाहर निकल जाता है ना, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी यानी इंसुलेटर कौन सा है। इंसुलेटर कहा जाए तो ये कुचालक सुचालक की बात हो रहा है। कौन सा है वैसा पदार्थ जिससे क्या विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता होगा, उसी को कुचालक बोलते हैं। और कांच जो है सबसे बढ़िया कुचालक होता है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। कांच एक ऐसा है, उसमें जो कांच का है सबसे अच्छा कुचालक है। उसमें क्या होता है, प्रकाश जो है आर पार नहीं होता है, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे बढ़िया क्या है, ऑप्शन सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। कुचालक का परिभाषा भी आप लोग को बता दिए थे, वैसा पदार्थ जिसकी विद्युत धारा प्रभावित तो हो नहीं होती है, तो वो जो है जिसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो, तो ये क्या होता है, कुचालक होता है, जिसमें कांच जो है सबसे अच्छा उदाहरण है कुचालक का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। तो पक्षियां जब ऊपर उड़ता है तो उसको सांस की परेशानी नहीं होता है, उसका कारण आप लोग को पूछा जा रहा है। तो उसका कारण है कि उसका कारण उसको अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। पक्षी में क्या होता है, अतिरिक्त वायु कोश होता है, जिसके कारण उसको कितने भी ऊपर जाए उसको सांस की परेशानी नहीं होता है। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया कौन सा अपकारक शामिल होता है। तो उसमें जो अपकारक शामिल होता है उसका नाम है एल्यूमिनियम, है ना, ये जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, जब गैस खाली स्थान में है, गैस से जब बिजली गुजरती है तब नारंगी रंग का रोशनी देता है, तो यह आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश का इस्तेमाल होता है। तो इसमें कौन सा हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, या क्या है, दो जगह तो हाइड्रोजन दे दिया आप लोग देख लीजिए, और या नियोन है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियोन गैस के कारण जब बिजली गुजरती है तो उसके जो है नारंगी रंग का रोशनी देता है, और उसके बाद इसके प्रतिदीप्त प्रकाश इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त ये जो डिजेंट में क्या होता है, तो कपड़ों और बर्तनों को साफ करने में जो डिजेंट का यूज किया जाता है, तो ये कौन सा प्रयुक्त होता है ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सल्फोनेट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद रखिए। पॉलीथीन बनता है, पॉलीथीन किससे बनता है ये पूछ रहा है। तो पॉलीथीन जो है ये बनता है आपको, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है, एथिलीन से। और एथिलीन का जो है रासायनिक सूत्र होता है C2, याद रखिएगा, एथिलीन का रासायनिक सूत्र है C2H4, ये एथिलीन का रासायनिक सूत्र है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। जबकि ये एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, और उसका उपयोग ज़्यादातर बोतल, प्लास्टिक बैग आदि जैसे पैकेजिंग सामग्री में किया जाता है, उसको भी आप लोग आराम से याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। तो तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु, इसका नाम है ब्रोमीन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
एंजाइम होते हैं। एंजाइम कैसा होता है? तो एंजाइम जो है एक प्रोटीन है, उसको भी आप लोग याद रखिए। एंजाइम क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका खोज जर्मन के वैज्ञानिक कुहने ने की थी, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। कहाँ के वैज्ञानिक? जर्मनी वैज्ञानिक कुहने ने प्रोटीन का जो है ये जो है पता लगाया था। निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल का संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो उसका नाम है आपको गुर्दे। गुर्दे एक ऐसा अंग है जो जल का क्या करता है? संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव का लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो मानव में लाल रुधिर कोशिकाओं की जो आयु होती है 120 दिन होता है, उसको भी आप लोग याद रखिए। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। और ये जो है शरीर का ऑक्सीजन का परिवहन करती है, उसको भी आप लोग क्या गुर्दे क्या कर सॉरी लाल रुधिर कणिकाओं जो होता है ये जो हम लोगों के मानव के शरीर का ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो सबसे बड़ा शावक पैदा करने वाले जानवर है नीली व्हेल, उसको भी आप लोग याद रखिए। और इसकी नीली व्हेल जो है लंबाई होता है 24 फीट, वजन होता है 4 टन, और व्हेल लंबाई 100 फीट से भी अधिक का होता है, उसको भी याद रखिए। और उसका गर्भावस्था का काल जो है 1 वर्ष का होता है। ये जो है 1 वर्ष में गर्भ जो है बच्चे पैदा करता है ना? 1 वर्ष में वो बच्चा पैदा करता है। कौन? नीली व्हेल। और ये बहुत लंबा होता है, इसको तो आप लोग बता दिए 100 फीट तक जाएगा 24 फीट से, वजन उसका 4 टन तक का होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति को अपरिहार्य के रूप में किसे ग्रस्त हो जाते हैं? जो डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति होता है उसका कौन सा अंग जो है अपरिहार्य रूप से ग्रस्त हो जाता है, ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अल्जाइमर रोग, उसको बोलते हैं अल्जाइमर रोग। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिए। ये टिक मारने से जो है आप लोग को दिक्कत हो जाता है, इसलिए अब आगे ही टिक मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसको आप लोग देख लीजिए कि सीमेंट आप चलिए देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों, यहाँ लिखा है सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? तो जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है उस मजदूर को जो है आपको ये जो है एस्बेस्टोसिस होने की संभावना रहता है। एस्बेस्टोसिस जो है एस्बेस्टोसिस होने की संभावना रहता है। ये एस्बेस्टोसिस होता क्या है? तो ये जो है एक अम्ल जो है घुलनशील तथा असंदनीय होता है। इस रोग को कोई इलाज भी नहीं है, इसीलिए आप लोग सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर जो काम करता है उसके लिए जान का बहुत ही खतरा रहता है। देखिए नेक्स्ट जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव्य, खनिज कार्बनिक अकार्बनिक द्रव्य, खनिज कार्बनिक द्रव्य या पोषक तत्व। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किए गए पौधे प्रकाश को परावर्तित करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बनिक द्रव्य का निर्माण और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो उसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है इस वीडियो का। तो तेल बिखराव का शोधन के लिए अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न की जीवाणुओं का प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है। उसमें 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जो होता है ये भारतीय मूल वैज्ञानिक आनंद चक्रवर्ती स्यूडोमोनास के नाम जीव का एक नई प्रजाति विकसित की जो समुद्र में फैले तेल को हजम कर जाती है। समुद्र में जो तेल फैल जाता है उसको हजम कर जाता है,
उस जो भारत वैज्ञानिक था कौन, आनंद चक्रवर्ती सुडोमोनास के नाम पर ही एक नई प्रजाति विकसित हुआ, इसीलिए उसको सुडोमोनास बोला जाता है। तो यही चीज़ आपको इसके द्वारा पूछा गया था। लास्ट तक वीडियो देखें आप लोग कि नहीं देखे हैं, ये लास्ट में कमेंट्स कीजिएगा आप लोग कौन कौन कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आप लोग के लिए सस्पिशन बना। और अभी तक आप लोग जितने भी मेरे क्वेश्चन हैं, कितने वीडियो आप लोग देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं, ये भी कमेंट्स कीजिए कहाँ गलत हो रहा है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे एक बात और बता दें कि आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक नए चैनल वाले को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो आप लोग को अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो पर बने थे, पढ़ रहे थे, सीख रहे थे। इसी तरह